मंचासीन विशिष्टजन, इस सभागार में उपस्थित विद्वज्जन सभी को मेरा सादर अभिवादन। मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण है कि जहां देश भर से इतने सारे विद्वज्जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये महज एक महोत्सव या संगोष्ठी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि ये साहित्य, भाषा, मीडिया का एक महायज्ञ का आयोजन यहाँ किया गया है और देश भर से तमाम विभूति यहाँ आए हुए हैं आहुति देने के लिए। मैं नतमस्तक हूँ और हृदय तल से अपना आभार व्यक्त करती हूँ आयोजकों के प्रति, विशेष रूप से परम आदरणीय प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी के प्रति एवं मंच पर आसीन मेरे अग्रज समान, मेरे गुरु समान, परम श्रद्धेय प्रोफेसर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी का, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्होंने ही मेरा नाम सुझाया और आपने तो पहले ही जो है मुझे याद किया। मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रोफेसर अमिता द्विवेदी का। उनके साथ बहुत सालों से जो है मेरा परिचय है, बिल्कुल बड़ी अग्रजा के समान वो मेरा जो है मुझे पथ निर्देश कर देती है। कई बार उन्होंने मुझे बुलाया है, हमने भी उनको बुलाया है। तो मैं समझती हूँ कि ये केवल मीडिया पर या फिर साहित्य भाषा पर या फिर उदंत मार्तंड, भारतवर्ष का प्रथम हिंदी पत्र या पत्रिका, इसके 200 वर्ष पूर्ण होने की एक पावन अवसर ही नहीं, बल्कि ये एक भाषाई सौहार्द का भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच बन गया। आप देखिए यहाँ पूरे देश भर से अलग अलग भाषाओं के, हम हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि अलग अलग भाषा के तमाम विद्वान यहाँ उपस्थित है और उन सबको उपस्थित करने का, और वो भी कलकत्ता में, जो कि जिसका ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व आप जानते हैं, नवजागरण का केंद्र रहा है ये। तो निस्संदेह मेरे लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्षण है ये, जहाँ मैं आप लोगों के बीच मौजूद हूँ और मुझे आपने अवसर दिया है कि कुछ विचार मैं आपसे साझा करूँ। गतकाल और आज के तमाम अलग अलग सत्रों में निस्संदेह इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, बहुत प्रासंगिक विषय पर कई बातें हुई होंगी और आदरणीय विशेषज्ञों ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें यहाँ रखी होगी। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूँगी। मैं समझती हूँ कि 2-3 बातें शायद आपको पता हो या फिर न भी पता हो, मैं उनको साझा करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि मैं बंगभाषी बांग्ला भाषी हूँ। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि यद्यपि मेरी मातृभाषा बांग्ला है, मेरी धातृभाषा हिंदी है, हिंदी ने मेरा पालन पोषण किया है, मैं जो जीविका है वो हिंदी की वजह से है, उस मंच पर भी मैं हिंदी की वजह से हूँ और हिंदी ने ही मुझे वो परिचय दिया है कि जिसकी शायद मैं हकदार हूँ या नहीं, ये तो आप लोग ही तय करेंगे। जहाँ तक बात जो है कलकत्ते की है, तो मैं अभी एक महोदय शायद पिछले सत्र में बता रहे थे कि जब उदंत मार्तंड का प्रकाशन यहाँ शुरू हुआ पंडित जुगल किशोर सुकुल जी के तत्वावधान में, तो कितनी मुश्किलें होंगी, क्योंकि ये उनके लिए एक गैर हिंदी भाषी क्षेत्र था निसंदेह। लेकिन उससे पहले आपने सुना कि हिकी का जो बंगाल गजट था और कैसे जो है वो बंद हो गया, ये सारा इतिहास जो है ये आपको याद है, मैं इस पर नहीं जाऊंगी। मैं केवल एक बात कहना चाहूँगी कि उस समय अगर आप इतिहास में पीछे मुड़कर देखेंगे तो बंगाल जो है नवजागरण का केंद्र तो था ही, लेकिन यहाँ के जो बंगभाषी थे वो भी लेकिन हिंदी के प्रचार और प्रसार में उनकी भी एक बड़ी भूमिका थी। और आप जानते हैं कि राजा राममोहन राय से मुझे लगता है ये बातें भी आई होंगी कि किस तरह से जो है उन्होंने वेदांत का जो है अनुवाद करके उसके जो है छोटे छोटे संस्करण निकाल कर जो है निःशुल्क उसका
वितरण करवाया था देश भर में। दूसरी बात जो है नवीन चंद्र सेन जी है, जो पंजाब में जाकर वहाँ के जो है शिक्षा विभाग में काम करते थे उस समय। मैं ये स्वतंत्रता पूर्व जो है समय की काल की बात कर रही हूँ। और वहाँ जो है वो हित तरंगिणी नाम से एक पत्रिका निकाला करते थे। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो विशाल भारत के रामानंद चट्टोपाध्याय हो या फिर अमृतलाल चक्रवर्ती हो, और उस समय के तमाम जो बांग्ला भाषी जो पत्रकार थे, साहित्यकार थे, उन सब के जो है एक परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो है समर्थन था। यहाँ जो है ये पुण्य भूमि, ये आप जानते हैं कि केवल बंग भाषियों नहीं रही बल्कि अन्य भाषा भाषियों ने भी जो है इसकी समृद्धि में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ पंडित जो है जुगल किशोर सुकुल जी से आरंभ करके आप देखिए बाद के बाद जो है इतने बड़े कवि निराला जी से शुरू करके, और जो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके हाथों में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है विश्व हिंदी भवन का दायित्व सौंपा था, उसी हिंदी भवन का 100 साल आज जो है अभी जनवरी में जो है उसके पूरे हुए। वहां से भी एक पत्रिका निकलती थी विश्व भारती। और विश्व भारती के बारे में बहुत खास बात थी कि उसके संपादक मंडली में गुरुदेव के चले जाने के बाद भी उनका नाम लेकिन जो है उसमें बिल्कुल जो बाकी जो जीवित संपादक गण थे उनके साथ दिया जाता था। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो है गुरुदेव के प्रति श्रद्धा का एक उदाहरण। तो ये जो भाषाई सौहार्द है तो गुरुदेव ने भी जो हिंदी के समर्थन में लिखा था। सुंदरदास ग्रंथावली की भूमिका में वो एक जगह लिखते हैं कि हिंदी, और ये मैं कब की बात कर रही हूँ, ये बिल्कुल जो है 19वीं सदी के एकदम प्रथमार्ध की बात करी। वहाँ गुरुदेव लिखते हैं सुंदरदास ग्रंथावली की जो है भूमिका में कि एक दिन हिंदी जो है वो आपोन आंतरिक मूल्य जोड़े समग्र पृथ्वी श्रद्धा अर्जित करेगी, यानी पूरे विश्व से जो है वो श्रद्धा अर्जित करेगी केवल अपने आंतरिक मूल्य की जोर से। तो अब बिल्कुल सही आप देखते हैं कि हिंदी जो है आज तीसरे स्थान पर है जहाँ हिंदी बोली जाती है। और यहाँ पर जब पत्रकारिता की बात फिर से मैं वापस आऊंगी उसी में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नाम लेना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा समर्थन था। वह शारदा चरण मित्र, वो थे तो अंग्रेजी के मतलब जो है स्नातक और स्नातकोत्तर और बैरिस्टर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देवनागरी लिपि के लिए बहुत सारा काम किया था। क्या किया था उन्होंने, देवनागर पत्रिका निकाली थी। और देवनागर पत्रिका की एक विशेषता ये थी कि समग्र भारतवर्ष से जो है अलग अलग भाषाओं के साहित्य या फिर जो है पत्रकारिता के भी जो है उसमें विषय वो चुनते थे और उनको उन्हीं भाषा में लेकिन देवनागरी लिपि में जो है उसका प्रकाशन किया करते थे। यानी उनको लगा था कि जो ये पराधीन भारत है इसे जोड़ने में हिंदी की तो एक बड़ी भूमिका है ही, लेकिन एक लिपि की भी आवश्यकता है और वो है देवनागरी लिपि। इसलिए उन्होंने एक लिपि परिषद की स्थापना भी की थी। तो ये सारी तमाम बातें हैं। कहीं बीच में जो है हिंदी और बांग्ला के बीच में जो ये एक सूत्र था, एक बंधन था, वो थोड़ी देर के लिए जो है वो हल्की पड़ गई थी और फिर बाद में खैर वो एक अलग प्रसंग है। अब जब पत्रकारिता के बारे में फिर से वापस आते हैं तो आप जानते हैं कि उस समय किस वजह से क्या कारण थे कि जो हेमना से अंक निकलने के बाद 1827 में जो है उदंत मार्तंड वो छपनी बंद हो गई। उसका पहला कारण था कि आर्थिक अभाव, यानी कोई सहयोग नहीं मिला था। लेकिन उस समय जो एक कितना प्रेम होने से एक व्यक्ति बिल्कुल अपने एकल दायित्व से जो है एक पत्रिका निकाल सकता है, भाषा से उस पत्रकारिता से लोगों तक पहुंचने की जो एक चाहत है, इच्छा है, तीव्र इच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि हित करने की एक इच्छा। तभी उन्होंने तो ये पत्रिका निकाली थी, अकेले जो है ये दायित्व निभाया था। तो जब इसका अंतिम अंक छपा था, सोचिए कि कितनी असीम पीड़ा के साथ उन्होंने ये दो पंक्तियां मैं नहीं जानती कि जो है कल या आज इन पंक्तियों का जो है की आवृत्ति अगर की गई थी, फिर भी मैं बोलूंगी कि आज दिवस लो उग चुके हो मार्तंड उदंत हम सब जानते हैं कि बाल सोए अस्ताचरित जात है दिल कर दिन अब अंत। तो ये थी एक पत्रकार भाषा, और उस समय तो साहित्य की बात मैं कम ही कहूंगी, लेकिन जनता तक जो है सच्ची खबरें पहुंचाना और उन्हें जागरूक करने की एक तीव्र इच्छा से
बलवती हो जाने पर एक व्यक्ति इस तरह के पत्र निकाल सकता है। उसके बाद आप जानते हैं कि समतंत्र मार्तंड 107 वर्ष तक विश्वामित्र चली। उसके बाद जो है सन्मार्ग है, दैनिक लोकभा है, दैनिक रूपलेखा जो अनिल राय जी निकालते हैं, दैनिक युवा शक्ति जिसके संपादक सुधांशु शेखर जी, दैनिक भारत मित्र जो 1878 में निकली। और उसके बाद क्रम से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है बंगाल में भी हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में मुझे लगता है कि एक लंबी परंपरा रही है जो आज तक भी चल रही है। जहाँ तक जो है एक बात मैं ये कहना चाहूँगी, अभी आदरणीय पाठक जी कह रहे थे बार बार, उससे पहले जो है हमारे बहुत ही प्रिय छात्र हमारे जो है जयप्रकाश जी ने इसका उल्लेख किया कि ये जो आप चित्र देख रहे हैं शिव पूजन सहाय जी का, जो कि हम जानते हैं देहाती दुनिया के जो है, लेकिन ये चित्र क्यों नहीं आया, ये गलती क्यों है? गूगल गुरु की गलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गूगल गुरु तक जो है फीड कौन करता है? वो तो मनुष्य ही करते हैं। सारी चीजें जो एआई में जाती है वो सब लेकिन मनुष्य निर्मित है। उसके बाद फिर एआई जो है उसका उपयोग करते हैं और आप जब पूछते हैं तो उनको वो आप तक पहुंचाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चित्र इतने बार जो है अपलोड किए गए हैं कि वही चित्र वो बार बार दिखा रहे हैं। तो इसकी गलती नहीं, गलती तो हमारी है कि हम जो है कैसे पंडित जी को इतनी जल्दी जो है भूल गए, या फिर उनका चित्र भी जो है आज उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो ये हमारा दायित्व है कि हम उसको जो है फिर से उसका पुनरुद्धार करें। अब जो है मैं वहां पर आती हूँ कि देखिए पत्रकारिता और साहित्य का जो है ये एक दूसरे के पूरक है। जब क्या कहते हैं पश्चिम में जब पत्रकारिता आई तो वो एक विधि क्या कहते हैं विधा के रूप में आई थी, लेकिन हमारे यहाँ पर खासकर हिंदी में मसीजीविता जो है वो उसका अभिन्न अंग था। अधिकतर जो हमारे पत्रकार हुए वो सारे के सारे हिंदी के बड़े साहित्यकार थे या तो हिंदी के भाषा के बड़े जो है ज्ञाता थे, तो इसलिए उनको वो असुविधा नहीं है। अब आज की बात आप आ रहे हैं कि नहीं क्यों हम जो है दूर चले जा रहे हैं। देखिए पिछले 200 वर्षों में जो हिंदी पत्रकारिता हो, साहित्य, संस्कृति जो है उसने पूरे समग्र जो है भारतवर्ष के चिंतन को मथा है। हम एक ऐसे जगह पर आप पहुंच गए हैं 200 वर्षों में हिंदी पत्रिका का स्वरूप भी बदल गया है, बाकी साहित्य के अलग अलग विधाओं की तरह से उसका प्रयोजन भी कहीं बदल रहा है। वो एक आजीविका का साधन तो है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं जो आप देखिए आज है। आप कह रहे हैं कि डिजिटल, मैं अभी अमिता मैडम से बात कर रही थी तो मैंने उनको बताया कि आज भी अगर आप प्रिंट मीडिया को देखेंगे और अगर आप जो डिजिटल न्यूज है अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप सत्य की बात करते हैं, ऑनेस्टी की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रिंट मीडिया में फिर भी वो कुछ हद तक है, क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो जाते हैं। वो पहले जो है जो कंपोज करते हैं उसके बाद उसको फिर कोई देखते होंगे, फिर फाइनली वो एडिटर तक जाता है, फिर उसके बाद वो छापा जाता है। और जहाँ जैसे अमिता जी बता रही थी कि वो जो डिजिटल में है जो आप देखते हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे कुछ भी, उनके पास एक खबर आती है, वो खुद ही उसको जो है कंपोज करते हैं या फिर उस पर जो है एक यूट्यूब में वो बनाते हैं वीडियो, फिर उसके बाद वो मतलब बोलते हैं। अब उसके जो उसमें जो सच्चाई है वो कहाँ तक है, कितनी सच्चाई है। पीठ पत्रकारिता के जो है ये बार बार आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो है उससे प्रभावित होते हैं। तो ये जो प्रभावित होने की बात है, देखिए ये जो ग्लोबलाइजेशन के बाद वाले जो पीरियड है ये एक कृष्ण गह्वर की तरह है, एक ब्लैक होल की तरह है, जहां पर मनुष्य का जो लोभ है, स्वार्थ है, लालच है, इन सारी चीजों के बीच में आकर कहीं कहीं जो है ये पेशे भी आ जाते हैं। केवल पत्रकारिता की बात नहीं है, लगभग हर पेशे में जो है इस तरह के जो है चुनौतियां आई हैं। लेकिन उससे ऊंचाई उठकर ये जो आज का एक कार्यक्रम है, यहाँ से यही तो संदेशा जाएगा कि किस तरह से इन समस्याओं को हमें सामना करना है, किस तरह से जो है जो पुराने आदर्शों को लेकर हम जिन पथ पर चले थे उन आदर्शों को कैसे वापस लाना है, और कौन करेगा वो काम हमारे युवा प्रतिनिधिगण करेंगे। इसलिए ये दायित्व उन पर बहुत ज्यादा जाता है कि किस तरह से उसको जयप्रकाश जी खुद जो है पश्चिम बंग के जो है संपादक है, हिंदी का जो उनका वर्षन है, तो मैं आशा करती हूँ कि वो बहुत हद तक जय करते हैं। हाँ, जो साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं हैं उनका दायित्व एक अलग तरह का है, और जो ऐसे जो पत्र हैं उनका एक अलग है, वेबसाइट जो पत्र है उनका अलग है। मैक्सिमम जो मीडिया हाउसेस बड़े बड़े हो गए हैं वो इनको कंट्रोल करती है, तो निस्संदेह उनका जो स्वार्थ है उसको भी थोड़ा दिखना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं कहती हूँ कि व्यक्ति का अपने भीतर भी तो एक अपने समाज के प्रति, अपने प्रति एक दायित्व है, उस दायित्व को निभाना है।
जहाँ तक प्रेमचंद जी के जो है ध्रुव यहाँ बैठे हुए हैं और आपने इतना काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने बंगाल और हिंदी के इस पारस्परिक संबंधों पर एक बहुत बड़ा निबंध लिखा था। आपको जानकर खुशी होगी, हालांकि ये इससे सीधा संबंध नहीं रखता है विषय से, लेकिन मैं बस आपकी जानकारी के लिए बोल रही हूँ कि आप जान ले कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बाद प्रेमचंद को सबसे ज्यादा पढ़ा गया है बंगाल में। और प्रेमचंद के जो रचनाएं हैं, आप जानते हैं, आपको प्रसन्नता होगी कि उनका नाट्य मंचन हुआ है, सिनेमा तो हुआ है, और सबसे अधिक आप जान के खुश होंगे बैले नृत्य तक हुआ है। बैले यानी कि नृत्य, उसका रूपांतरण करके उसको जो है बैले नृत्य के रूप में मंचन हुआ है, वो पूरे पश्चिम बंगाल में हुआ है। खैर, ये सारी चीजें जो है हमारी विरासत में है। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि जहाँ शायद वो उदंत मार्तन जहाँ पहले छपता होगा, या फिर जो हमारी पुरानी जो पत्रिकाएं हैं जहाँ जहाँ छपे हुए बड़ा बाजार का प्रसंग आया है, तो वो हेरिटेज ना हो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनका संरक्षण तो हो सकता है, और इसके लिए जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। दूसरी बात है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, नमस्कार, आप आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आप कहाँ से आए, कैसे आए? आगरा से आए। अरे वाह, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और बिल्कुल समाचार पत्र से जो वो भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। हरिवर्धन जी, आपका स्वागत है। हाँ, तो मैं ये जो कह रही थी कि देखिए ये काम हमें ही करना। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जिनको लगता है कि बंगाल में हिंदी का क्या काम करना होता है, असल में देखिए व्यक्तिगत मुझे लगता है कि हमें जो है वो जिम्मेदारी हमारे पर। हर बार हम सरकार या कोई संस्था करेगी इस पर निर्भर नहीं कर सकते। एक छोटी सी खबर आपके साथ और साझा करना चाहती हूँ। मेरे जो जिस विश्वविद्यालय से हूँ उस विश्वविद्यालय का नाम है पश्चिम बंगाल शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, यानी हम शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं। एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, आप जानते हैं। वहाँ पर यहाँ पर अब तक जो है हिंदी में जो है उत्तर पत्र नहीं लिखा जाता था, प्रश्न पत्र भी बनता नहीं था स्वाभाविक रूप से। अंग्रेजी और बांग्ला में अब तक जो है ये सारे काम होते थे। 3 वर्ष पहले जो है हमने एक ये लिया उठाया कि बिना कि हम इसको जो है हमारे 30,000 के करीब बच्चे हिंदी में परीक्षा देते हैं बीएड की, और हमने इस पर गुहार लगाई और फिर हमने सरकार को लिखा। उसके बाद आप जानकर प्रसन्न होंगे कि अब 30 से 35,000 हमारे हिंदी के बच्चे हिंदी में प्रश्न पत्र पाते हैं और हिंदी में उत्तर लिखते हैं। तो ये छोटा सा काम मुझ वकील चंद के द्वारा हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह से हम सब अगर अपने अपनी भूमिका को निभाएंगे तो मुझे लगता है कि हमें, चाहे वो हिंदी पत्रकारिता हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो साहित्य, किसी के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। अंततः इतने तो जो है पत्रकारिता पर बात हुई होगी, निस्संदेह महिला पत्रकारों पर भी बात हुई होगी। यहाँ इतने सारे जो है हमारे आदरणीय जो है महिला पत्रकार, महिला विद्वान सारे यहाँ पर, हालांकि आजकल जो है महिला और पुरुष में कोई हम लोग ये नहीं करते, फिर भी मुझे लगता है कि महिला पत्रकारिता पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो चुनौतियाँ जो है वो महिलाओं के लिए अधिक होती है ना। आपको मैं बताऊं, 1868 में एक स्त्री जिनका नाम था हेमंत कुमारी देवी चौधरी जी का जन्म हुआ था, और वो बंग भाषी थी, मेरी बांग्ला भाषी थी मेरी तरह, लेकिन वो रतलाम के, मध्य प्रदेश के रतलाम में वहाँ रहती थी वो। और 1888 में, यानी कि केवल 20 वर्ष की आयु थी उनकी, उम्र थी उनकी, तब उन्होंने सुगृहिणी नामक पत्रिका वहां से जो है निकाली थी। और आप बताइए इतने पहले, मैं एकदम मिड 18th सेंचुरी की बात करी, वो कैसे जो है ये उनके भीतर ये ऊर्जा, ये शक्ति, ये इच्छा, तीव्र इच्छा जो है कि मुझे उन स्त्रियों तक पहुंचना है, उनको जागरूक बनाना है, चाहे वो स्त्री शिक्षा हो, चाहे वो उनके अधिकारों की बात हो, या फिर कुछ और ज्ञान की बात, या उन तक बाहर की खबरें पहुंचाना। ये जो एक क्या कहूँ, अदम्य इच्छा उनके हृदय में जन्म ली। क्यों लिया ये तो कहीं और नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि रतलाम में उस समय जो है शिक्षा की व्यवस्था उस तरह से नहीं थी, यहाँ तक कि प्रिंटिंग भी जो है वहाँ से नहीं हुई थी। उन्हें लखनऊ जाकर जो है वहाँ बिहारी लाल जी, पंडित बिहारी लाल जी थे, उनके जो सुख संवाद नाम की जो प्रेस थी, वहाँ से जो है सुगृहिणी के जो है प्रतियां निकलती थी। और 12 पृष्ठ की जो है ये पत्रिका, इसके पहला और आखिरी जो है वो रंगीन होता था। और जो पहला जब ये छपी तो इसके जो एकदम आपको मैं बताऊं, वो ऐसा समय था ना कि स्त्रियों के लिए बहुत ही कठिनाई भरा युग था। यहाँ बंगाल में यही काम ज्योतिर्मयी देवी कर रही थी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ज्योतिर्मयी देवी को जब वो लिखती थी साहित्य में कोई, तो वो छपते थे, लेकिन किस नाम से?
एक पुरुष के छद्म नाम से उनको लिखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि एक स्त्री ऐसा लिख नहीं सकती और स्त्री को कतई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह के विचारों का साझा करे। यहाँ तक कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ने भी कहा कि स्त्री का मस्तिष्क जो है वो पुरुषों के मुकाबले जो है थोड़ा छोटा होता है, इसलिए उनको जो है उन्हीं तक जो है उनको जो है, जबकि उनकी अपनी बहन स्वर्ण कुमारी देवी वो भी पर्दे के पीछे से एक पत्रिका निकालती थी। तो ये तो है इतिहास जहाँ से चलकर हम आज इस मंच पर पहुंचे कि हम आपके सामने खुलकर बोलने का जो है हमें ये अवसर मिल रहा है। अब मैं अंत में जो है सुग्रीवी पत्रिका से ही मुझे बहुत अच्छा लगा ये पंक्तियां देखिए कि सुग्रीवी के प्रथम अंक में उन्होंने संपादकीय में एक विशेष संवाद लिखा था जो महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और उन्होंने क्या लिखा था? ओ मेरी प्रिय बहन, अपने दरवाजों को खोलो और देखो कि कौन आया है। ये आपकी बहन सुगृहिणी है। ये आपके पास इसलिए आई है क्योंकि आप पर अत्याचार हो रहे हैं। आप अशिक्षित हो और एक बंधन में बंधी हो। इसका स्वागत करो और इसे आशीर्वाद दो। माँ तुम्हारी और सुगृहिणी की सहायता करे। और इस स्त्री ने केवल पत्रकारिता के जो है उस चुनौती भरे क्षेत्र में कदम ही नहीं रखा था, बल्कि वो जब शिलांग चली गई वहां पर भी उन्होंने यही काम किया। शिलांग में उन्होंने महिलाओं के लिए एक अस्पताल की स्थापना की। यहाँ शायद एक डिप्टी कमिश्नर सर भी थे जो पत्रकारिता से जुड़े हुए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस समय वो आसाम के जो है डिप्टी कमिश्नर के तब अंग्रेज थे, उनकी पत्नी से मिली और वहां पर महिलाओं के लिए एकदम बिल्कुल अलग जो है एक चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल का उन्होंने जो है करवाया था। बार बार जाती थी। फिर वो पटियाला में आई। पटियाला में एक स्कूल में जो प्रधानाचार्य बनी विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि बाद में फिर ये भी हुआ था महाविद्यालय बना, वहां पर भी उन्होंने स्त्रियों के लिए काफी काम किया। तो मुझे लगता है कि हिंदी पत्रकारिता की जब आप बात करें तो हम जो गैर भाषा भाषी, ये मेरे बस एक निवेदन है कि गैर हिंदी साहित्यकारों में जो थे, जो कि या पत्रकार जो थे जो इसमें जुड़े और जिनका योगदान था हिंदी पत्रकारिता में, उनको भी इस साहित्य के इतिहास में शामिल किया जाए। तभी जो भाषाई सौहार्द की बात हम करते हैं वो और ज्यादा शक्तिशाली होगा। और तब बिल्कुल मानिए कि उस समय चाहे अंग्रेजी कितनी ही शक्तिशाली भाषा क्यों न हो, उसका वर्चस्व नहीं चलेगा। इसीलिए अंग्रेजी की तरफ उस तरह से न देखकर बल्कि हम अपने बीच के इस बंधन को, इस एकता के सूत्र को और मजबूत करें और इस तरह का कार्यक्रम और अधिक हो। मेरी शुभकामनाएं है, अशेष शुभकामनाएं। अगर यहाँ पर मेरी कोई भूमिका रही तो कृपया मुझे आदेश दीजिएगा। मैं कुछ भी कर पाऊँ हिंदी के लिए तो अपने आप को जो है मैं भाग्यशाली बनूंगी। और अंततः जिन विभूतियों के महान विभूतियों की स्मृति में इस पूरे कार्यक्रम को जो है निवेदित किया गया है, मैं दो शब्द उनके बारे में कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। परम आदरणीय मेरे गुरुवर थे हमारे प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री जी। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं उनके आखिरी बैच की छात्रा थी और मुझे याद है वो कभी भी जो है बेटू के बिना संबोधन नहीं करते थे, हमेशा वो बेटू ही बोलते थे। उन्होंने कभी मुझे सोमा कहकर नहीं कहा, बेटू कहते थे। और इतनी मिठास उनकी भी और परम आदरणीय हमारे जो कृष्ण बिहारी मिश्र जी, ऐसा लगता कि शहद की बूंदें टिप 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 गिर रही है हृदय पर और एक जो है ठंडक एक एहसास होता था। और मुझे कोई बोल रहे थे कि बहुत रौद्र मूर्ति में भी उन्होंने देखा, शायद पांडे सर बोल रहे थे, लेकिन ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने कभी सर को इस तरह से नहीं देखा। और उनके फेयरवेल के समय जो है मैंने वरदे वीणा वादनी पर एक नृत्य प्रस्तुत किया था जिसको उन्होंने बहुत पसंद किया था और कहा था कि इसको तुम जारी रखना। और आपको एक और बात बताते हैं, मुझे अत्यंत गर्व और हर्ष का अनुभव होता है कि उन्हीं का जो पद था आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी का जो पोस्ट था, उसी पोस्ट पर मेरी नियुक्ति हुई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी, क्योंकि हमेशा जब भी मैं कुछ पढ़ाने जाती थी कुछ तो मुझे वो बातें याद आती थी कि किस तरह से वो पढ़ाते थे, किस तरह से जो है एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे विराट उनका व्यक्तित्व। मैंने देखा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह के जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते थे, अलग अलग भाषा के, अलग अलग उनका जो है उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती थी, लेकिन सब जो है एक जगह आकर नतमस्तक हो जाते थे। उनकी ज्ञान हो, उनका विराट व्यक्तित्व हो, उनका वो मधुर स्वभाव हो,
विशाल पांडित्य हो, वो है हमारे आचार्य जो है प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री जी। और कृष्ण बिहारी मिश्र जी का नाम मैं हृदय से जो है इस तरह से लेती हूँ, इतनी श्रद्धा के साथ लेती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे एक अकिंचन को, एक क्षुद्र गवेषक को उन्होंने जो है अपनी, जब वो कल्पतरु की उत्सव लीला लिख रहे थे तो उसकी पांडुलिपि को मेरे पास भेजा था और कहा था कि सोमा तुम इसे चेक करके देखो कि इसमें कहीं जो है महापुरुष हमारे परमहंस रामकृष्ण देव के बारे में जो चीजें हैं तो इसको देखकर बता कि इसमें सही है कि नहीं, कि कहीं पर। परसाई जी की एक निबंध है बुद्धिजीवी, उसमें एक जगह वो बोलते हैं आशीर्वाद से ही बनती है जिंदगी। तो मेरी जिंदगी भी जो भी है वो आशीर्वादों के कारण ही है और मैं उनको महामंत्री को आप सबको हृदय से प्रणाम करती हूँ। और ये जो है ये बहुत विराट मैं कहती हूँ कि